दक्षिण से हमला किया तो शायद अमेरिका कुछ न कर पाए, क्योंकि वहां अमेरिका की कोई खास मौजूदगी नहीं है। यहीं पर पिक्चर में आता है फिलीपींस, वो ताइवान के दक्षिण में ही है। इसलिए अमेरिका फिलीपींस में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर ताइवान के दक्षिण में भी अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत करना चाहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिलीपींस में अपनी सेना को जमाकर अमेरिका का एक और मकसद साधने का इरादा है, और वो है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी मनमानी से पूरी दुनिया के सिर में दर्द किया हुआ है, और फिलीपींस के पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है। इसलिए फिलीपींस को अपने पाले में करके अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। मगर दिक्कत यह है कि फिलीपींस की सेना कमजोर है और जंग में कमजोर साथी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता और फिलीपींस के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगा है। लेकिन फिलीपींस में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाने का फैसला फिलीपींस के लोगों को ही रास नहीं आया, और राजधानी मनीला में दर्जनों लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा जलाकर उस पर अपना गुस्सा निकाला और अमेरिका को फिलीपींस से दूर रहने की धमकी दे डाली। इधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी नेता और पूर्व सांसद वेन्ना बालकोटी रेड्डी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए और उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों को तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। उधर दिल्ली के नारायणा इलाके में एक कार को बचाने के चक्कर में एक बस सबवे में जा घुसी। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए, जबकि उस बस को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को सबवे से निकाला गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने लीक हुए दस्तावेज का हवाला देकर रूस के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश किया। दावा किया गया कि रूस पिछले साल ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में था, और अगर पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया होता तो उनकी नजर यूक्रेन के सभी बड़े उद्योगों पर थी। यानी रूस यूक्रेन की आर्थिक ताकत छीनना चाहता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन 2022 में ही यूक्रेन के सभी इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते थे। इसके साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी सेना का एक मैप भी सामने आया, जिसमें खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया समेत कई इलाके रूसी सेना के कंट्रोल में दिखाए गए। और इसी के जरिए ये आरोप लगाया गया कि अगर पुतिन का सपना साकार हो गया होता तो इस पूरे इलाके में मौजूद यूक्रेन के तमाम बड़े उद्योगों को वो सीज कर देते, ताकि यूक्रेन की कमाई रोककर उसे तगड़ा झटका दिया जा सके। क्योंकि पुतिन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने काला सागर को घेर कर वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को रोक दिया था, जिससे यूक्रेन दूसरे देशों को चीजें सप्लाई नहीं कर सका। और फिर धीरे धीरे यूक्रेन का कारोबार ठप पड़ गया, क्योंकि यूक्रेन काला सागर से न सिर्फ बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात करता है, बल्कि वहां से कई दूसरी चीजें भी एक्सपोर्ट करना उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए ब्रिटेन के मीडिया ने आरोप लगाया कि काला सागर के बाद पुतिन की नजर यूक्रेन के दूसरे बंदरगाहों पर थी, जिसके लिए उन्होंने उन इलाकों को चुना जहां यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि दावा किया गया कि जेलेंस्की की फौज ने जोरदार पलटवार कर पुतिन के इस प्लान पर पानी फेर दिया। इधर बिहार के नालंदा में परीक्षा केंद्र में मनीष शंकर नाम का छात्र अचानक बेहोश हो गया। बताया गया कि जिस केंद्र में उसे परीक्षा देनी थी वहां सैकड़ों छात्राओं के बीच वो अकेला छात्र था, और जिससे वो घबराकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़का को घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया। बताया गया कि छात्र ने परीक्षा के फॉर्म में गलती से खुद को लड़के की जगह लड़की बता दिया था, जिसकी वजह से उसका नाम छात्राओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र पर चला गया। उधर परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाला नाखून से भी छोटा कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के न्यूमन में मिल गया। इस कैप्सूल में सीजियम 137 होने के कारण इसके खोने से एक हफ्ते से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ था, और उसे ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगी हुई थी, जिनकी मेहनत रंग लाई। बताया जा रहा है कि उन्हें सीजियम 137 से लैस ये कैप्सूल न्यूमन शहर में सड़क से करीब 7 फीट दूर गिरा मिला। खतरा इस बात का था कि छोटा सा ये कैप्सूल बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि उसमें सीजियम 137 मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी चपेट में आने से त्वचा जल सकती है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। और यही वजह थी कि जब से इस कैप्सूल के गायब होने का पता चला, उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया। 12 जनवरी को इस कैप्सूल को एक ट्रक के जरिए पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गया। बताया गया कि 8 मिलीमीटर लंबे इस कैप्सूल का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें कुछ खास उपकरणों से लैस एक गाड़ी लेकर निकली थी, जो उसी रास्ते से गुजरी जिससे वो ट्रक पर्थ पहुंचा था। यानी कि 1400 किलोमीटर लंबे रास्ते में परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाले इस कैप्सूल को ढूंढा गया। दावा किया गया कि उन्हीं उपकरणों की मदद से सड़क किनारे गिरे इस कैप्सूल का पता लगाया जा सका। हालांकि कैप्सूल को पर्थ ले जाने से पहले एक रात न्यूमन में ही रखा गया और उसके चारों तरफ 20 मीटर का घेरा बना दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रशासन ने हुर्रियत नेता काजी यासिर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि उन्होंने अवैध तरीके से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया था, और इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे ढहा दिया। बताया गया कि हुर्रियत नेता काजी यासिर ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर फिर से छापे पड़े। पिछले साल नवंबर के महीने से बाइडेन के घर और दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। वहां से कई गोपनीय दस्तावेज भी मिले, और ये सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि एफबीआई ने बाइडेन के घर पर फिर से छापे मारे। हालांकि इस बार उनके घर से कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के घर पर बार बार होने वाली एफबीआई की रेड सवाल खड़े करती है। ये बात खुद बाइडेन भी जानते हैं। हालांकि वो इस मामले को हंसकर टाल चुके हैं। इस बार की रेड के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी छापेमारी पर नपी-तुली प्रतिक्रिया दी। I think we've been pretty transparent from the very beginning with providing information as it occurs throughout this process.
बाइडेन के कार्यालय के अधिकारी लाख दिखा लें कि सब ठीक है, लेकिन वो भी जानते हैं कि बाइडेन के घर पर छापे पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब बाइडेन और ट्रंप के घरों पर रेड कुछ दिनों के अंतर पर हुई हो। ट्रंप तो बाइडेन पर सच छिपाने का आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन बाइडेन जांच में सहयोग का भरोसा देकर बात को टाल देते हैं। इधर मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शराब की एक दुकान को हटवाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकान के बाहर गायों को बांधकर उन्हें चारा खिलाया और ओरछा में राम राजा मंदिर के बाहर बनी शराब की दुकान को हटाने की मांग की। उन्होंने लोगों से शराब की जगह दूध पीने की भी अपील की। मेरी अपील है, शराब छोड़ो, दूध पियो। उमा भारती ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 फरवरी को भारत की पहली गौ अदालत लगाने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में ब्रिटेन खुद हथियारों की कमी से जूझने लगा। ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के लिए एक बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने के चक्कर में ब्रिटेन अपनी सेना को दिए गए कई हथियार वापस ले रहा है, जिनमें AS-90S टैंक भी शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया ने रिपोर्ट छापी कि यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सेना से सभी 30 AS-90S टैंक वापस ले लिए हैं, जिसके बाद उसकी सेना के पास ऐसे एक भी टैंक नहीं बचे हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के ये कदम उसकी सेना को लगातार कमजोर कर रहे हैं। हालांकि वहां के कई बड़े अधिकारियों ने दलील दी कि यूक्रेन को पुराने हथियार देने से यूके की सेना को और आधुनिक बनाने का मौका मिलेगा। वहीं दावा है कि हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने नए हथियारों की तलाश भी शुरू कर दी है। उधर थाईलैंड में वायु प्रदूषण बढ़ने से हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरकार ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे दी। क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की एयर क्वालिटी दुनिया के खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। थाईलैंड के शहरों में लोगों ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायत भी की। ऐसे में वहां की सरकार ने लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी। इधर दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में